जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। एक महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन न्यूज़ या टॉपिक के साथ आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो आज का कुछ चीज़ें इस तरह खास रहने वाली हैं कि एक तो होता है कोई चीज़ ट्रेंड में चलना, लेकिन ये ट्रेंड में तो चल ही रही है, पिछले एक हफ्ते से बिल्कुल ट्रेंड में चल रही है। क्या चीज़ है ये? अगर बात करें, ये एक ज्वालामुखी का फ़ोटो है जैसा आप देख रहे हैं। तो ये ज्वालामुखी 800 साल बाद इसका फिर से लावा निकलना इसके अंदर से शुरू हो गया। मतलब कि 800 साल, एक युग होते हैं ना 800 साल। तो वहाँ पर ट्रेंड क्या चल रहा है? ट्रेंड वहाँ पर चल रहा है कि लोग सेल्फी ले रहे हैं, फुटबॉल के साथ वहाँ खेल रहे हैं। देखो ये रहा, ये पूरा देख सकते हैं, पूरा फोटो में देख सकते हैं आप, ये लावा होता है। सबके बारे में बताऊंगा। और ये देखो फुटबॉल से वहाँ पर खेला जा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि वहाँ पर कितनी लापरवाही चल रही है, या इनका अपना है फोटो शूट वगैरह जो ये करना चाहते हैं, वॉटेवर। खैर, हम अपने मेन पॉइंट पे बढ़ते हैं। हमने टॉपिक लिया है तो टॉपिक के बारे में हम वो जानेंगे जो हमारी परीक्षा से संबंधित है। बाकी चीज़ें ट्रेंडिंग में चल रही हैं तो वो ट्रेंडिंग में चल रही हैं, लेकिन वो एग्जाम में इसलिए पूछे जाती हैं क्योंकि वो ट्रेंडिंग में हैं। ठीक है ना? ठीक है। तो ये जो लावा होता है, इसमें कौन सी गैस होती हैं, ज्वालामुखी क्या होते हैं, ज्वालामुखी का उद्गार कैसे होता है, इसमें कौन कौन सी गैसेस पाई जाती हैं, ज्वालामुखी कितने प्रकार की होती हैं और कहाँ कहाँ सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी पाई जाती हैं, ये सब जानने के लिए आप वीडियो को अंत तक देखिएगा। मैं बिल्कुल आपको डिटेल में कराने वाला हूँ, कंप्लीट। बिल्कुल ज्वालामुखी आज आपका बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा जो एग्जाम में पूछा जाएगा। अब ट्रेंडिंग में क्या चल रहा है मैं आपको थोड़ी सी वीडियो को दिखाना चाहता हूँ, तो प्लीज़ वीडियो एक बार देख लीजिएगा। वो दिन का दृश्य था, ये रात का दृश्य भी आप देख लीजिएगा। 5 सेकंड का यहाँ आप समय लेते हैं। तो चलिए वापस आ जाते हैं अपने टॉपिक पर। तो मैंने सिर्फ ही आपको थोड़ा वीडियो दिखाया। मैं ये वीडियो मैंने आज तक न्यूज़ वगैरह से, ये मैंने वहाँ से स्रोत लिया इसका, और फोटो वगैरह गूगल से, ये सारे आपको समझाने के लिए मैंने लिए हैं। लेकिन जो मैंने खुद से नोट्स बनाए हैं वो मैंने आपको, अब बिल्कुल हम पढ़ाने स्टार्ट कर रहे हैं, बिल्कुल स्टार्टिंग से। आज हम बात करेंगे बिल्कुल शुरुआत से ज्वालामुखी के बारे में। इस बार यहाँ से क्वेश्चन आने के लिए, देखो क्वेश्चन क्यों आते हैं आप सभी को मैंने थोड़ी देर पहले बताया था। चलिए, तो टॉपिक यहाँ से हमारा शुरू हो जाता है ज्वालामुखी। ठीक है, ज्वालामुखी होता क्या है? तो पृथ्वी के भीतर गर्म लावा, गैस इत्यादि का मिश्रण, उसमें धूल कण होते हैं और जलवाष्प वगैरह सारी चीज़ें होती हैं। मैं आपको भी डिटेल में सब बताने वाला हूँ। तो इसमें थोड़ा हम पहले की बात करते हैं, इतिहास के समय की। अगर हम इसकी उत्पत्ति की बात करें तो रोमन आग के देवता थे वॉल्केन, उनके नाम पर ये ज्वालामुखी नाम वगैरह का उत्पत्ति कर दी है। ठीक है, सिर्फ ये जानने के लिए है, नॉलेजेबल चीज़ें हैं। ठीक है, अब इसका कारण क्या होता है, कारण जान लेते हैं। ठीक है, जैसे आप जानते हैं टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं, प्लेट्स विवर्तनिकी होती हैं। तो आप देख सकते हैं कि जहाँ पर ये प्लेट्स ज़्यादा होती हैं, इनका एक जगह मिलना या मिलना, ऊपर नीचे चढ़ना, ये सारी घटनाएं तो होती हैं, जैसे भूकंप, ज्वालामुखी जैसी घटनाएं होती हैं। ठीक है, तो यहाँ से प्रश्न आपका बनना शुरू हो जाता है कि टेक्टोनिक प्लेट्स और प्लेट विवर्तनिका। अगर बात करें सर्वप्रथम प्रयोग तो टूजो विल्सन। ठीक है, और ये कहाँ के थे? कनाडा के, ये याद रखिएगा। और टेक्टोनिक्स का प्लेट क्या था, सॉरी टेक्टोनिक्स, हाँ प्लेट्स हैं। टेक्टोनिक्स का यूज सर्वप्रथम मॉर्गन ने किया था। यहाँ से 2 प्रश्न आपके बन चुके हैं। ठीक है ना? चलिए, अब थोड़ा और मैं आपको विस्तार से बता देता हूँ कि जो आकस्मिक भूघटनाएं होती हैं, ठीक है, वो विस्फोट जैसे लावा, गैस, धूलकण वगैरह निकलते हैं। तो जो वो निकलते हैं, जहाँ से उनका निकास होता है उसको हम कहते हैं निकास नालिका। निकास नालिका जहाँ से वस्तु, ये जो सारी चीज़ों का मिक्स हो जाती है, उनका जो निकास होता है। लेकिन जब लावा धरातल पर आने के बाद जो बनता है उसको क्रेटर कहते हैं। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, क्रेटर या विवर। याद रखिएगा, निकास नालिका और विवर या क्रेटर में डिफरेंट है, वो मैंने आपको डिफाइन कर दिया। इसके बाद ज्वालामुखी विस्फोट कितने प्रकार से होते हैं, कैसे कैसे होते हैं? ठीक है, एक तो विस्फोट वो होते हैं जो भूपृष्ठ के नीचे होते हैं, एक होते हैं ऊपर। ठीक है ना? जैसे जो लावा होता है धरातल के आंतरिक भाग में विभिन्न गहराइयों पर ठंडा होकर जम जाता है। मतलब कि अब ये बात कर रहे हैं हम सिर्फ और सिर्फ आंतरिक भाग की। ठीक है,
दूसरा, लावा भूतल पर आकर जम जाता है, मतलब कि ठंडा होकर जम जाता है और वहाँ पर वो क्या करता है, विभिन्न भू आकृतियाँ बना देता है। जैसा आप जानते हैं, ये पूरा एक पहले आपने सुना होगा, पढ़ा होगा कि कैसे कैसे लावा ठंडा हुआ, फिर भूमि निर्माण, मतलब कि ऐसी बात नहीं, ये हानिकारक तो इसकी गैस वगैरह होती ही है, लेकिन ये जैसा इनका खाद वगैरह, मतलब बहुत चीज़ें में यूज़ भी कर सकते हैं इनको, बट अब जो गैसेज होती हैं वो तो हानिकारक होती ही होती हैं। ठीक है, अब मेन चीज़ है जैसे कि वहाँ विस्फोट हुआ, 800 साल बाद विस्फोट हुआ, उसका क्या कारण रहा, यहाँ से हम वो कारण जानेंगे जो 800 साल बाद भी धरती के अंदर से एक ज्वालामुखी फिर से विस्फोट हुआ। ठीक है, सबसे मेन चीज़ है इसमें कि भूगर्भ में अत्यधिक ताप होना। जैसे कि आप सभी जानते हैं क्लाइमेट चेंज हुआ, बहुत सी चीज़ें हैं, इसके इतने कारण हैं, भूगर्भ में अत्यधिक ताप होने के आप तमाम कारण हैं, आप तो वो मेन कारण है, नॉर्मल आप सभी समझ सकते हैं। तो ये क्या है कि यहाँ उच्च तापमान, वहाँ पर पाए जाने वाले कौन कौन से पदार्थ, जैसे रेडियोधर्मी पदार्थ हुए, रासायनिक प्रक्रम हुआ, ऊपरी दबाव हुआ, देख रहे हैं ना, इन सब का विघटन जो भी पदार्थ होते हैं, तो उन सब से तो भूगर्भ में अत्यधिक ताप होगा, तो जब ताप होगा तो नॉर्मल सी चीज़ है, फिर तो वो नीचे से कुछ ना कुछ चीज़ निकलेगी ही। ठीक है, और वैसे भी ये भी एक फैक्ट है, नॉर्मली 32 मीटर गहराई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ जाता है, ये भी इसका एक कारण है कि विस्फोट का महत्वपूर्ण कारण। ठीक है, ये देख सकते हैं आप, एक मैंने इमेज बीच में लगा दी थी, किस तरह मतलब निकलता है, खोलता है, मतलब ये कहानी की तरफ अगर इंटरेस्ट के साथ इसको पढ़ेंगे तो सारी चीज़ें आपको अभी याद हो जाएंगी। चलिए, दूसरा कारण, गैसों की उपस्थिति, ये सबसे मेन कारण है। आप सभी जानते हैं सबसे ज़्यादा अगर ज्वालामुखी में या उसमें अगर गैसों की उपस्थिति की बात करें, हम लावा वगैरह जो भी कुछ निकलता है, निकलने के बाद होता है, तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा उपस्थिति होती है जलवाष्प की। अब जलवाष्प यानी वर्षा का जल भूपटल की दरारों, जो भी छेद होते हैं, उनके माध्यम से पृथ्वी के आंतरिक भाग में पहुंचता है। अब यहाँ से मेन फैक्ट ये होता है कि जब जल से जलवाष्प बनता है तो उसका आयतन और दबाव बढ़ जाता है, ये भी एक मेन रीजन है ज्वालामुखी विस्फोट का। ठीक है, 2 रीजन हो गए। अब यहाँ से पूछ लेता है कि उसमें कौन कौन सी गैसेज पाई जाती हैं, तो गैसेज ये रही सारी आपके, जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, और भी अन्य गैसेज हैं, तब मतलब और भी गैसेज जैसे अमोनिया टाइप से। ठीक है ना, उसके बाद फैक्ट है, बहुत अच्छा है, मतलब कि यहाँ आप ख़त्म हो गया कि जो गैसेज थे वो कौन कौन से थे। ठीक है, अब जो वो नीचे था साहब, अब विस्फोट हो गया, विस्फोट होने के बाद अब ज्वालामुखी से निकलने वाले पदार्थ कौन कौन से हैं वो देखते हैं। देखो, नॉर्मल चीज़ है, उसमें तरल भी निकलेगा, ठोस भी निकलेगा और गैस भी निकलेगा, सारी चीज़ें निकलेंगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं तरल के बारे में। ठीक है, लावा गर्म होता है तो तरल तो होता ही है। जब स्टार्टिंग में अगर बात करें लावा की, तो उसका जो टेम्परेचर की बात करें 600 से लेकर 1200 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब नॉर्मल टेम्परेचर उसका हाई होता ही है, और सेंटीग्रेड 600 से 1200 तक। और अगर उसकी स्पीड की बात करें तो कहीं कहीं 15 किलोमीटर पर आवर भी होता है, लेकिन अब ढलानों के ऊपर डिपेंड करता है कि ज्वालामुखी ज़्यादातर ऊंचाई पे ही होते हैं। बहुत से ज्वालामुखी बहुत बहुत ऊंचाई पे हैं, 6000 मीटर तक हैं, मैं आपको बताऊंगा अभी वीडियो के अंत में, बहुत हैं। तो 80 किलोमीटर पर आवर ये इनकी स्पीड है, मैक्सिमम टू मिनिमम तक, तो इनके बीच एवरेज ही चलता रहता है। ठीक है, उस गति से बाहर निकलता है। ये हो गया हमारा तरल। अब नंबर 2 बात करते हैं ठोस के बारे में। ठीक है, तो ठोस में सबसे मेन चीज़ है धूल कण। ठीक है, धूल कण, जिनको हम लेबली नाम से बोला जाता है, जिनको हम लेबली कहते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा यहाँ से, कि जो ज्वालामुखी से पदार्थ निकलते हैं ठोस, उसमें जो धूल के कण हैं उनको क्या कहा जाता है, तो लेबली। आप इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगर ये बात करें 6 to 7 सेंटीमीटर तक ये इनका आकार होता है, और 1 मीटर तक के व्यास वाले जो होते हैं, जिनको धूलकण तो नहीं कह सकते, शिलाखंड बोल सकते हैं उनको ज्वालामुखी बम का नाम दिया गया है, जो मीडियम साइज, मतलब मीडियम का थोड़े बड़े हो जाते हैं 1 मीटर के, और जो धूलकण जैसे लेबली से भी छोटे हो जाते हैं, छोटे छोटे ज्वालामुखी, उनको संकोणाश्म कहते हैं। ठीक है ना, तो ये 3 प्रकार के आप देख सकते हैं ठोस के कण निकलते हैं और वो फैली जाते हैं। अब नंबर 3 आ गया हमारा गैस। ठीक है, तो गैस में मैंने अभी पीछे बताया, तो सबसे ज़्यादा मात्रा जलवाष्प की होती है,
60 से 80 या 90% के आसपास इसमें जलवाष्प पाया जाता है। सबसे ज़्यादा मात्रा में पूछने लगा कि लावा में सबसे ज़्यादा मात्रा में क्या पाया जाता है, तो आप बता सकते हैं आराम से। मैंने आपको तरल, ठोस, गैस तीनों के बारे में बता दिया। चलिए, यहाँ से अब मेन चीज़ है, अब हमने सब जान लिया। अब जानेंगे कि ज्वालामुखी आखिर कितने प्रकार की होती हैं। अब ये तो थोड़ा ही कि एक ही प्रकार की ज्वालामुखी हो, तो ये होती हैं 3 प्रकार की ज्वालामुखी के प्रकार 3। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सक्रिय ज्वालामुखी के बारे में। तो सक्रिय ज्वालामुखी क्या होती हैं कि उन पर समय समय पर तो विस्फोट होता रहता है, और कुछ तो ऐसी होती हैं कि वो सदैव क्रियाशील होती हैं। मैं भी उनका नाम आपको बताऊंगा बहुत आराम से। जैसा आप जानते हैं, ये लो, इसका नाम भी है रहा, स्ट्रोम्बोली। बहुत एग्जाम में पूछी जाती है, जिसको नॉर्मल कह देते हैं भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ, लाइट हाउस ऑफ, ठीक है। ये हो गया हमारा स्ट्रोम्बोली। दूसरा, अभी हम प्रकार पढ़ रहे हैं, फिर इनके बारे में सबको बताऊंगा। तो सक्रिय, आप बताइए, सदैव क्रियाशील या समय समय पर विस्फोट। दूसरी प्रसुप्त, रुक रुक कर मतलब कि कुछ अंतराल बाद। यहाँ से एक मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, आप सभी कमेंट में बताएंगे कि जो ज्वालामुखी का हम वर्णन कर रहे हैं, जो ज्वालामुखी आइसलैंड में है, वो कौन सी ज्वालामुखी है। आई मीन सक्रिय है, प्रसुप्त है, या मृत या शांत है। मृत शांत एक ही होती है। आपको कमेंट में जरूर बताना है कि ये कौन सी, इसके ज्वालामुखी के कौन से प्रकार में आएंगे, ठीक है ना। चलिए, अब बात करते हैं मृत या शांत ज्वालामुखी। तो जिसमें लंबे समय से उद्धार नहीं हुआ, लेकिन ये हानिकारक तो होती हैं, क्योंकि इनका कुछ पता नहीं होता। अब जो शांत पड़ी है, मान लीजिए वो शांत है, अब उसमें एकदम से उद्धार हो गया, तो वो प्रसुप्त में आ जाएगी, फिर तो ध्यान दे सकते हैं। लेकिन बाकी जो शांत है वो मैं आपको बता दूँ। तो अब सबसे पहले हम आते हैं, यहाँ से बहुत प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाले हैं, और आते ही यहाँ से हैं, क्योंकि ये मेन चीज़ है। सबसे पहले बात करते हैं हम कौन सी ज्वालामुखी के बारे में, सक्रिय ज्वालामुखी के बारे में, ठीक है ना। सक्रिय ज्वालामुखी के बारे में बात करते हैं। अभी मैंने इसकी आपको डेफिनेशन बता दी। अब अगर इनकी संख्या की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाई जाती हैं, लेकिन अभी तक ये काउंटेड जितनी है तो 500 के आसपास तक इनकी संख्या बताई गई है। लेकिन जो हमें वो याद करनी है जो एग्जाम में पूछी जाती हैं, और जो सबसे ज़्यादा मेन है। जैसे इटली में एक एटना और स्ट्रोम्बोली। एटना क्या है कि 2500 साल से ये सक्रिय है। अगर बात करें नंबर 2 स्ट्रोम्बोली की, तो इस नंबर 1 तो हो गया है कि भूमध्य सागर के सिसिली के उत्तर के लिपारी द्वीप पर है। ये पूछ लेता है कि कहाँ पर है, ठीक है। दूसरा, इसमें सदा गैस निकलती रहती है। तीसरा, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ इसको बोलते हैं, ठीक है। ये पॉइंट हो गया। अब सक्रिय ज्वालामुखी का पॉइंट तो इतने ज़्यादा खास हैं कि बहुत, यहाँ से देखो, अधिकांश सक्रिय, सबसे पहले तो अधिक सक्रिय ज्वालामुखी अमेरिका, एशिया। लेकिन अधिकांश सक्रिय, एक मिनट, ये हो गया। अगर हम बात करें अधिकांश सक्रिय, ठीक है, तो अधिकांश सक्रिय जो ज्वालामुखी हैं वो प्रशांत महासागर के तटीय भाग पर पाए जाते हैं, ठीक है। अग्निवलय, रिंग ऑफ फायर, अब मैं आपको फोटो भी दिखाऊंगा उसका, ठीक है। विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई पर ये है। लेकिन अभी इसका भी एक मत है, ओजस रेड साल्वो, मैंने 2-3 जगह देखा है। लेकिन अब तक जो बताया जा रहा है वो कुछ के द्वारा, और बुक्स में भी जो पहला है, आंकड़े पहले हो जाते हैं। लेकिन आपको ये भी देखना है, चेक करना है इसको, फिर मुझे कमेंट में ही बताना है। दूसरा की सबसे बताते हैं, सबसे ऊंचाई पर ये है कोटोपैक्सी, इक्वाडोर का जो है, ठीक है। और ये एंडीज पर्वतमाला के अर्जेंटीना, चिली देश, ठीक है। तो कोटोपैक्सी इक्वाडोर में हो गया, और बाकी अग्निवलय में और भी कुछ है, वो मैं आपको अभी बता देता हूँ। तो ये है हमारा पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, इसको आप ध्यान से देख सकते हैं, ठीक है। ये वाला एरिया, ये पूरा, ठीक है ना। अब ये तो होगी हमारी नॉर्मल सी लाइन है, यहाँ से निकलती है कौन सी लाइन, ये भूमध्य, ठीक है। तो अगर हम थोड़ा देखें आसपास, तो इसके आसपास काफ़ी ज्वालामुखी पाए जाते हैं, वो भी अभी आपको आगे पूरा दिखा देंगे। ये देखो रिंग ऑफ फायर है, ठीक है, इसको ही रिंग ऑफ फायर बोलते हैं। देखो भूलना मत, मैंने बता दिया कहाँ पर है, ठीक है, पैसिफिक ओशियन, याद रखिएगा। चलिए, अब बात करते हैं प्रसुप्त। सक्रिय ज्वालामुखी 2-3 थी, खास थी वे 3-4, वो बहुत ज़्यादा मेन थी और महत्वपूर्ण थी, उनको आपको जरूर याद करना है। अब नंबर 2 पे आ जाते हैं हम, कौन सी, प्रसुप्त, ठीक है। ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछी गई हैं। इसकी डेफिनेशन मैंने ऊपर दे दी थी, जिसमें रुक रुक कर कभी कभार होता है। तो नंबर 1 कहाँ पर है, पहली जापान के फ्यूजियामा, मतलब फ्यूजामा जापान में। दूसरा विसुवियस
इटली में, ये भी वही है भूमध्य सागर, ठीक है ना, याद रखिएगा। मयास फिलीपींस, और इंडो मतलब इंडोनेशिया में क्राकाताओ, याद रखिएगा। ये मैंने थोड़ा शॉर्ट में लिख दिया इंडो, लेकिन मुझे पूरा लिखना था। इंडोनेशिया है ये क्राकाताओ, ठीक है ना। तो ये 4-5 है प्रसुप्त, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इनको आप रट लीजिएगा, याद जरूर कर लें। नंबर नेक्स्ट है शांत, या विलुप्त कह सकते हैं, या मृत कह सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, सबसे पहले इसमें है पोपा। पोपा कहाँ पर है? ये म्यांमार में, ठीक है। देवबंद और कोहे सुल्तान, ठीक है, ये ईरान के, दोनों याद रखना, दोनों मेन है। किलिमंजारो पता ही है, अफ्रीका, ये शांत हैं, जो शांत हो चुकी हैं, ठीक है। और उसके बाद है एकांकुआ, ये अर्जेंटीना है ना, ठीक है, ये वाला। और यहाँ पर जो अगर बात करें विश्व की जो सबसे ऊंचाई पर शांत ज्वालामुखी, वो है एकांगुआओ एंडीज पर्वतमाला पर। इसकी लेंथ भी मतलब ऊंचाई भी दी हुई है, कितनी है? 6,960 मीटर, ठीक है, आप देख सकते हैं इसको। चलिए, अब ये थी हमारे विश्व की, अब आते हैं हम भारत पे, ठीक है। हमने विश्व की जान ली, तीनों ज्वालामुखी, सब कुछ हमने डिटेल में जान लिया, बिल्कुल यहाँ तक फिनिश हो गया। चलिए, अब भारत की बात करते हैं कि भारत में ज्वालामुखी कहाँ कहाँ पर हैं। तो भारत में अगर बात करें संख्या की, तो 2 ज्वालामुखी भारत में हैं। पहली बैरन ज्वालामुखी, दूसरी नारकोडम। जो बैरन है वो कहाँ है? बैरन द्वीप यानी अंडमान निकोबार द्वीप के मध्य में, अंडमान से पूर्व के साइड में, ठीक है ना। और दूसरी ये भी अंडमान निकोबार द्वीप समूह के उत्तर में है, अंडमान के पूर्व है जो, ठीक है ना। मतलब आप देख सकते हैं मैप में, इनको मैं भी मैप में दिखा देता हूँ, लेकिन भारत के नहीं, तो वर्ल्ड का है। अगर इसकी बात करें बैरन ज्वालामुखी की, तो इसमें कुछ शोध था। अगर बात करें कि 150 साल बाद ये 1991 में सक्रिय हुआ था। ये सक्रिय ज्वालामुखी है, बैरन सक्रिय है और नारकोडम प्रसुप्त है। ध्यान रखिएगा, पूछ लेता है कि बैरन कौन सा है या नारकोडम कौन सा है, हर एक पॉइंट आपके लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। अब यहाँ से मैंने एक शोध मतलब मैंने तो लिखा है, निकालने वाले ने तो शोध निकाला है। तो 2017 में देखा गया था कि इसमें कभी कभी क्या होता है, जो हमारे भारत की सक्रिय ज्वालामुखी है, इसमें से कभी कभी लावा निकलता हुआ देखा गया। और देखा किसके द्वारा गया? NIO यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ, जो ओशियन को देखते हैं, मतलब कि जो हिंद महासागर है हमारा, उसका जो अध्ययन वगैरह या उसकी देखरेख वगैरह जो भी कुछ करते हैं वो संबंधित NIO से है, ठीक है ना। इसका हेडक्वार्टर गोवा है और 1 जनवरी 1966 को ये कार्य मतलब कि इसकी स्थापना बताई गई है। तो ये आप भारत के हैं, ठीक है ना। फिर आप देख सकते हैं, ये मैंने आइसलैंड के बारे में बता दिया था, ये पूरा ऊपर डिटेल में बता ही दिया है मैंने पूरा यहाँ से, ठीक है। कहाँ पर है ये, जो जिसके बारे में बात चली रही है। तो अब देखो, यहाँ से आपको वीडियो का स्क्रीनशॉट ले लेना है, या वीडियो रोक कर आप पूरा देख सकते हैं कि ये पूरा आप यहाँ से जो भी ज्वालामुखी हैं, ये देखो, ये मेन है, ये वर्ल्ड का है। यहाँ से आप वर्ल्ड देख सकते हैं कि कौन सा कहाँ पर है, ठीक है ना। अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा भूमध्य सागर, जो हमारी इक्वेटर है, जो भूमध्य लाइन है, उसके आसपास बहुत ज़्यादा संख्या में है। तो ये था आज का हमारा ज्वालामुखी से संबंधित टॉपिक। भले से ही वीडियो लंबी हुई है, लेकिन देखो 18 मिनट की हो चुकी है, लेकिन मैं यही चाहता था कि इसमें बिल्कुल सारे टॉपिक आपको कवर हो जाने चाहिए। तो गाइज़, अगर आपको मेरा प्रयास थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो गाइज़, मिलते हैं फिर से एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। आप सभी के लिए फिर से मैं एक टॉपिक लेकर आऊँगा। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और कृपया हमारे साथ बने रहें। थैंक यू सो मच।